हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, मानव जनन, और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप सभी को सब क्लियर हो चुका होगा। आज की क्लास स्टार्ट करनी है। क्या होता है आर्तव चक्र? महिला के शरीर में प्रत्येक महीने होने वाली जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं आर्तव चक्र। किस रूप में होता है? ये रक्त के रूप में बाहर निकलता है। कितने दिन तक निकलता है? 3 से 5 दिन तक निकलेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आप सभी को। क्या किस कारण से ये चीजें होंगी, इसके बारे में हम आज की क्लास का डिस्कशन करेंगे। हार्मोन्स किस प्रकार से यहाँ पर रोल निभाएंगे, किस प्रकार से गर्भाशय यहाँ पर रोल निभाएगा, अंडाशय में क्या क्रियाएं परिवर्तित होगी जिस कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। क्लियर इतनी बात? आगे चलिए। देखो अभी ये इंट्रो है, इंट्रो समझो, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए मादा प्राइमेट्स, पेन सिलेक्ट करते। ठीक है, देखिए मादा प्राइमेट्स जितनी भी स्तनधारियां मादाएं होंगी, ठीक है, जो कौन सी आती है, जो बंदर होंगे, कपी होंगे और मनुष्य, इन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। क्लियर इतनी बात? तो यहां पर क्या होती है, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाएगी और जो अन्य जीव जंतु होंगे, नॉन प्राइमेट्स की बात अगर हम करेंगे तो उनमें मध्य चक्र पाया जाता है। मैंने कहा ना उनके गर्भाशय में, अंडाशय में कुछ हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होंगे, प्राइमेरिस मादाओं की जनन चक्र को हम आर्तव चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सामान्य जनों की भाषा में हम इसको मासिक धर्म भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसको महामारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखेंगे प्रथम ऋतुस्राव, यानी कि जब पहला ऋतुस्राव होगा, कब स्टार्ट होना लग जाता है? जब जो लड़की होगी, लड़कियों में होगा। सबसे पहली बात ये याद रखना है, लड़कों में नहीं पाया जाता है। जब लड़की बड़ी हो जाती है, बड़ी यानी कि जवान जब हम उसे बोलते हो, तो वो कौन सी एज होती है? 12 से 13 ईयर्स की होती है। ठीक है, इस एज में इसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब ये स्टार्ट होगी, जब क्या हो रहा है, यानी कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो 13 ईयर लिखते हो आप। ठीक है, लेकिन 12 से 13 की उम्र हम बोलते हैं, किसी में 14 हो सकता है, ऐसा रहती है एज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये स्टार्ट हो रही होगी, किसी भी बच्ची के शरीर पर या महिला के शरीर पर स्टार्ट होती है, तो उस शुरुआती को हम क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं, यानी कि मेनार्क कहते हैं। क्लियर? और ये कितने दिन तक चलेगा? देखो अब स्टार्ट हुई है, ठीक है, रजोदर्शन स्टार्ट हो गया उसकी उम्र में 12 से 13 वर्ष की उम्र में। इतनी बात क्लियर है? अब ये चलता रहेगा और 28 से 29 दिन के पश्चात, लगभग कितने, 28 दिन से 29 दिन के पश्चात वापस से क्या होगा, अगर वहां पर कोई भी निषेचन की क्रिया नहीं होगी, अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगी, कोई शुक्राणु नहीं आया होगा, तो वहां पर क्या होगा, वापस ये स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस। 28 से 29 दिन के बाद वापस से क्या हो जाती है, ये प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्राय 28 से 29 दिन की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच के चक्र को आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये जो बीच का, जो ये पूरा बीच का बता रही हूँ ना मैं, ये जो चक्र कहलाता है इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसे हमने रजोदर्शन कहा। ठीक है, और दूसरा जो रजोदर्शन आएगा 28 से 29 दिन के बाद आने वाला है, जो उसका बीच में जितनी भी प्रोसेस चल रही होगी, जो भी परिवर्तन आएंगे, हम उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतनी बात किस किस को क्लियर हुई कि हमने बीच का जो पीरियड पूरा जा रहा है, क्लियर अच्छे से? ठीक, अब देखेंगे प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित होगा। अब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करी कि ये चक्र जो पूरा बीच का चल रहा है, यहां पर एक ऐसा दिन आएगा जब क्या होगा, जो आपने कल पढ़ा था ना, फॉलिकस ग्राफियन पुटिका के अंदर जो सेकेंडरी oocyte छुपा हुआ था, ठीक, वो क्या होता है, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वो कौन से दिन में निकलेगा? मोस्टली 14वें दिन में निकलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, उसके 14वें दिन में आपको दिया गया है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, यानी कि जो अंडाणु होगा वो क्या होगा, आप जो महिला होगी उसकी ओवरी अंडाशय से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी क्रिया हो रही है? वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में हो रही है। ठीक,
तो यहाँ पर कौन सी होगी, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी कि अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर? तो ये बेस सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? हाँ, टेस्ट एग्जाम जल्दी होगा। अब यहाँ पर हम डायग्राम की सहायता से अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये क्या है आपको याद रखना है। ठीक है, एक और बात यहाँ पर याद रख लो, वैसे पूरा भी बता दूंगी। रजोदर्शन कब स्टार्ट हुआ? 12 से 13 साल की उम्र में। अब ये खत्म कब होता है? महिलाओं में, हम बात कर रहे हैं महिला में ही हो रहा है, तो ये कब हो जाएगा? 50 वर्ष की आयु में महिला में ये जो क्रिया होती है ये बंद हो जाती है। 45, आजकल खान पान में बहुत चेंजेस है, तो 40, 45, 50 इस उम्र में बंद हो जाता है, जिसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये बेस है। अभी इसके बाद हम देखेंगे इस बीच साइकिल में कितने सारे परिवर्तन होंगे। क्लियर? तो यहां याद रखना है 50 वर्ष में रजोनिवृत्ति हो जाती है। चलिए आगे। कुछ समझ नहीं आ रहा? हिंदी तो लिखी है ये सारी की सारी। हेमंत बताओ, रितेश क्या बोल रहे हो? आगे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसे समझना है। अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बुक में जो दी गई आप समझ नहीं पाते हो क्या है वो, ऐसी मैं बताती हूँ इसमें। ठीक है, इसमें आपको 4 प्रवस्थाओं में पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड कर देना है। कौन कौन सी प्रवस्था होगी? सबसे पहले होगी रक्तस्राव की प्रवस्था। रक्तस्राव आप सभी को पता है कि ये 14वें, ये क्या होता है? 3 से 4 दिन की प्रोसेस होगी। 3 से 4 दिन की प्रोसेस होगी। ठीक है, अब रक्तस्राव कहां से होगा? ये गर्भाशय से स्टार्ट होगा, है ना। गर्भाशय की जब हम अंतःस्तर टूटता है उस कारण रक्तस्राव होता है, लेकिन वो भी बताऊंगी कैसे होता है। प्रोसेस देख लो। दूसरी होती है पूटी अवस्था। अब ये प्रोसेस देखो, उसके बाद आप अच्छे से समझोगे। पूटी अवस्था में क्या होगा? यहां पर जो हमने अंडपुटिका की बात करी है ना, वो प्राथमिक पुटक बन रही थी, फिर वो द्वितीयक पुटक बन रही थी, फिर वो तृतीयक पुटक बन रही थी। तो यहाँ पर क्या होगा? उस पूटी अवस्था में ये वाली चीजें होंगी, और साथ साथ में जैसे जैसे ये पूटिका बनेगी तो यहाँ पर वो हार्मोन्स भी रिलीज करेगी, कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है? अंडोत्सर्ग की क्रिया। यहां पर अंडोत्सर्ग में क्या होगा? ये पूटिका इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो आगे चल करके टर्सरी के बाद ग्राफियन पूटिका बना रही थी, और ग्राफियन पूटिका सीधा फट जाती है। ठीक है, और जैसे वो फटेगी उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो निकल करके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग की क्रिया। इतनी बात क्लियर? और लास्ट में आप एक और प्रवस्था पढ़ते हो, पीतपिंड। पीतपिंड की प्रवस्था में क्या पढ़ेंगे हम? यहां पर हम देखेंगे जो अंडोत्सर्ग, यानी कि अब ग्राफियन पूटिका थी उससे अंडोत्सर्ग चला गया, यानी कि इसके अंदर जो अंडाणु था, ओवम था, वो निकल गया। ग्राफियन पूटिका खाली बच गई, पिचक जाएगी, सुकुड़ जाएगी, है ना। तो उस भाग को हम कहते हैं पीतपिंड, कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकने में या बनाने में। क्लियर इतनी बात? बताइए। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज हो चुकी है पंकज, बताओ इतनी बात किस किस को क्लियर होगी? अभी मैंने आपको बेस रख दिया है। ठीक, अब चलो इसको हम पढ़ते अच्छे से। हटा दो इसको फिर मैं आपको थ्योरी में रिवीजन कराऊंगी। चलिए चलते हम महिला की साइड। लड़की बना दो भाई, इसका नाम भी रख देंगे कुछ, महेंद्रिका की बेटी है ये। ठीक है, अभी इसकी एज कितनी हो गई है? 12 से 13 साल की हो गई है ये, 12 से 13 साल की। पर इसका नाम क्या रखेंगे हम? कुछ भी रख दो, चलो बाद में याद आएगा तब रख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गई है? इसकी किशोर अवस्था आ चुकी है। कोई नाम बताएंगे? महिमा रख देंगे। ठीक है, महिमा इसका नाम रख देते हैं, महिमा। अब महिमा कोई लड़की होगी, मुझे डांटेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो, जैसे इसकी 12 से 13 अवस्था आ गई, अब सीधा इसमें क्या होगा? इसकी जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस की बात करी थी, क्या है वो? एक ग्रंथि है। हाँ, यहां पर पहले हार्मोन्स का रोल देखो। ठीक है, इसकी ग्रंथि में क्या होगा?
हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा। इतनी बात क्लियर। हाइपोथैलेमस जैसे एक्टिवेट होगा तो ये कौन सा हार्मोन स्रावित करेगा? जीएनआरएच। इसको बताने की जरूरत है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहां जाता है? इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा। सबको पता है कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी आ गई? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेरित हो जाएगी। अब जब ये प्रेरित हो गई तो ये कौन से हार्मोन स्रावित करती है? आप सभी को पता है ये एलएच हार्मोन स्रावित करेगी और यहां पर क्या करेगी? एफएसएच हार्मोन स्रावित करती है। इतनी बात क्लियर। महेंद्रिका चली गई, अब उसकी बेटी है ये, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। ठीक है, अब बताओ, इतनी बात क्लियर। ठीक है, एलएचएस और एफएसएच यहां पर क्या हो गए? रिलीज हो गए हैं। अब देखेंगे कि ये एलएचएस और एफएसएच, अब ये हार्मोन्स का रोल था, इसके बाद ये एलएचएस और एफएसएच कहां जाएंगे? सीधा अंडाशय में जाएंगे। ये अंडाशय बना है, ओवरी। आपको पता है कि इसके अंतर्गत अभी प्राथमिक पुटिका प्रेजेंट है। मैंने बताया था ना, अंडाशय के अंदर क्या रहती है? बहुत सारी पुटिकाएं प्रेजेंट होती है। कौन सी पुटिकाएं होती है? ये अंड पुटिकाएं होती है। प्राथमिक पुटिका हमने जो पढ़ा था, है ना, प्राथमिक पुटिका, प्राथमिक पुटिका। और कितनी संख्या में होती है? 60 से 80 हजार की संख्या में होती है। 60 से 80 हजार की संख्या में होती है। क्लियर इतनी बार। अब देखो, ये एलएचएस और एफएसएच हार्मोन्स जा करके अब यहां पर इतनी सारी पुटिकाएं हैं तो ये सब में नहीं जाएगा। हर महीने ये सिर्फ एक पुटिका पर ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, माना बात, इसने क्या करा? इतनी सारी की 60 से 80 हजार की संख्या में ओवरी में प्राथमिक पुटिका बैठे हुए हैं, तो ये एलएचएस और एफएसएच जाकर के सिर्फ एक ही प्राथमिक पुटिका पर अपना काम करेंगे। क्लियर। चलो देखें कौन से में करेगा ये। चलो इसे मान लेंगे यहां पर, ये प्राथमिक पुटिका है, वो क्या करेगा? इस पर रिएक्ट करेगा, एलएचएस और एफएसएच। ठीक है, अब प्राथमिक पुटिका में जैसे इन्होंने एक्ट करा तो यहां पर क्या होगा? प्राथमिक पुटिका में लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्राथमिक पुटिका क्या बनेगी? द्वितीयक पुटिका में परिवर्तित होगी। इतनी बात क्लियर। द्वितीयक पुटिका कहां चलेगी? तृतीयक पुटिका में बदलेगी। ये भी बात क्लियर। तृतीयक पुटिका आगे चल करके आप सभी को पता है कि ये कौन सी पुटिका में बदलती है? ग्राफियन पुटिका में बदलती है। इतनी बात किस किस को क्लियर होगी? बताओ, बताइए। क्लियर हो गई इतनी बातें? बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखो यहां पर पुटिकाएं तो बन रही है, लेकिन साथ साथ में ये क्या कर रही है? जैसे 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 द्वितीयक पुटिका बनी, फिर तृतीयक पुटिका बनी, तो यहां पर ये एक हार्मोन्स का स्रवण करती है। कौन से हार्मोन्स का? याद रखोगे, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। साथ में ये क्या कर रही है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स का श्रवण कर रही है। इतनी बात क्लियर। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होगा। ठीक, बताओ इतनी बात क्लियर हुई? बताइए जल्दी बताइए। हाँ, जिसके पास बुक है अगर वो बुक खोल करके बैठेंगे तो उनको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रिंस, आपने पुरानी क्लासेस नहीं ली है, पुराने बच्चों से पूछो। एलएचएस एफएसएच की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। जो बच्चे शुरू से जुड़े उसको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नए जुड़े उनको थोड़ा सा ये टर्म एलएचएस यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एफएसएच यानी कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, क्लियर? ठीक, सब कह रहे क्लियर है। अब देखिए, ये देखिए, अब ये एस्ट्रोजन कहां जाएगा? एस्ट्रोजन सीधा जाता है रक्त वाहिनियों के थ्रू इस महिमा की ओवरी में। ठीक है, ओवरी यानी कि इसके गर्भाशय में जाती है। तो यहां पर हम इसको दिखा देते हैं। ये क्या है? इसका गर्भाशय आपको दिख रहा है नीचे थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था? ये एस्ट्रोजन यहीं से तो आया है, अंडाशय से आया है। तो ये रक्त वाहिनियों के थ्रू कहां जा रहा है? गर्भाशय में जा रहा है। ठीक है, गर्भाशय में 3 परतें थी, मैंने आपको बताया था, है ना? 3 परतें थी। कौन कौन सी? सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, उसके बाद जो दूसरी परत थी वो मायोमेट्रियम। क्लियर थी? जो सबसे अंदर की परत थी यानी अंतःस्तर गर्भाशय था, जिसे हमने क्या बोला? एंडोमेट्रियम कहा।
ये वहां जाकर के एक्ट करती है, ठीक है, कहां जाकर के एक्ट कर रही है, एंडोमेट्रियम में। बताओ, इतनी बात क्लियर कि यहां पर कहां गई है वो, एंड जो एस्ट्रोजन, जो ग्राफियन पुटिका थी, जो ये सेकेंडरी और टर्सरी हार्मोन्स रिलीज कर रहे थे एस्ट्रोजन को, वो जाकर के रक्त वाहिनियों के थ्रू वो गर्भाशय में गया और कहां पर एक्ट करेगा, वो एंडोमेट्रियम में एक्ट करेगा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए एंडोमेट्रियम क्या करेगा, गर्भाशय की जो क्या है यहां पर, इसका अभी बात बताऊंगी, यहां पर क्या काम करेगा, ये एंडोमेट्रियम आ गया। अब आप जब चार्ट देखोगे तो उसमें एंडोमेट्रियम का रोल देखोगे कि ये किस प्रकार से इस परत को तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, तोड़ेगा वो, ठीक है, अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगी तब की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, बताओ। ठीक, अब देखो साथ ही साथ में यहां पर एक और हार्मोन्स रिलीज होता है जो होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये भी क्या होता है, दो हार्मोन्स स्रावित हो गए। अभी मैंने एंड्रोजन का काम बता दिया, एस्ट्रोजन का काम। अब एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है जिसे हम प्रसव हार्मोन्स भी कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, प्रसव हार्मोन्स, ठीक है। अब देखो ये क्या काम करेगा, ये इस गर्भाशय की परत को बनाए रखने का काम करता है। किसके लिए बनाए रखने का काम करेगा, कि अगर निषेचन, सोचेगा अगर निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो बेबी कहां पर, संगर्भता की क्रिया होगी ना, तो यहां पर गर्भाशय में ही होती है वो क्रिया, तो उस गर्भाशय को बनाने का काम किसका होगा, जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होगा, इसका काम होगा। क्लियर इतनी बात, बताओ, है ना, क्लियर है, ठीक है। अब चलो आगे, अब हम इसका चार्ट को समझते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि यहां पर किस प्रकार से ब्रेक डाउन हो रहा है। अब हम इसकी प्रक्रिया को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर और क्लियर हो जाएगा। चलो अब यहां पे चार्ट बनाते हैं, ठीक है, ये सब समझ गए हो। सबसे पहले ऊपर क्या होगा, हार्मोन्स का रोल होगा, एफएसएच और एलएचएस, जो कि कहां से आ रहे हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं। क्लियर इतनी बात। ये जाकर के किस में एक्ट कर रहे थे, अंडपुटिका में कर रहे थे। अंडपुटिका कहां प्रेजेंट है, अंडाशय में प्रेजेंट है, तो अंडाशय में क्या होगा, इस क्रिया को देखेंगे हम। फॉलिकल्स हो रही थी ना यहाँ पर। अब ये अंडपुटिका क्या स्रावित करती है, आपको पता है, क्या करा इन्होंने, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इतनी बात क्लियर। और लास्ट पर हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर हम किसकी दशा को दर्शाएंगे, हम यहां पर गर्भाशय की जो परत है, गर्भाशय अंतः स्तर को दर्शाते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब देखिए मैंने कहा रज्जु दर्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक। तो पहला जो यहां पर 3 से 5 दिन की प्रोसेस जो चल रही है, कलर दिख रहा है आपको, बताइए, कलर दिख रहा होगा ना, मैं कलर चेंज करूंगी फिर, ठीक, समझ रहे आपको। अब देखो, अब मैंने जो जो बातें आपको बताई ना, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। जैसी प्यूबर्टी आ गई लड़की में, तो उसका क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो गया, उसने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्त्रवण करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर इतनी बात। तो यहां पर क्या होगा, इनका लेवल बढ़ गया, ये लेवल बढ़ते हुए दिखाओ, ठीक, बढ़ रहा है अभी। अच्छा, ये कम तो नहीं होंगे यहां पे, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ता हुआ दिखाओ। ठीक है, ठीक है, ये एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है, ये एलएचएस का लेवल बढ़ रहा है। यहां पर कहां हो रही है क्रिया, जैसे ही अंडाशय में आ गए। क्लियर। ये किस पे एक्ट कर रहे थे, पुटिकाओं में कर रहे थे, जो प्राथमिक पुटिका थी। ये क्या है, प्राथमिक पुटिका थी, प्राइमरी फॉलिकल लिख दूं। क्लियर। इसने अपने आकार को बढ़ा दिया इस प्रकार से। इतनी बात क्लियर। किसकी प्रेरणा में, जब एफएसएच और एलएचएस हार्मोन्स रिलीज हुए तो इन्होंने अपनी क्रिया को बढ़ा दिया, ठीक। इस समय में अभी तक क्या हुआ है, द्वितीयक पुटिका का निर्माण हुआ है ना,
सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा कि एस्ट्रोजन यहां तक, अच्छा चलो यहां पर बता देती हूँ, ये अभी प्राथमिक पुटिका है। ठीक है, साथ ही साथ गर्भाशय की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि गर्भाशय में अभी कौन सा टाइम है, रजोदर्शन का टाइम है। यहाँ पर अभी जो पीरियड्स है वो स्टार्ट हुए ही है। तो गर्भाशय की अगर हम परत को दिखाते हैं तो वो हम इस प्रकार से दिखाते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, टूट रही है। इतनी बात क्लियर? ये क्या हो रही है, टूट रही है, धीरे धीरे इसका स्तर गिर रहा है ना, ये इस प्रकार से गिर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे चलेंगे। यहाँ पर अंडपुटिका क्या होगी, फिर से आगे वृद्धि करेगी, तो ये क्या बनाएगी, सेकेंडरी ओसाइट बनाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी। इतनी बात क्लियर? फिर आगे चल करके ये क्या बनाएगी, टर्सरी फॉलिकल बनाएगी। इतनी बात क्लियर? अब मैंने आपको क्या कहा, जब ये फॉलिकल बन रहे थे अभी तक क्या था, आप देखो जब प्राथमिक पुटक बना था ना, प्राथमिक पुटक था जब तक, तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन का लेवल था वो इस प्रकार से, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहे थे। मैंने अभी बताया आपको, कोई परिवर्तन नहीं आए। ठीक है, जैसे क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन रहा है और टर्सरी फॉलिकल्स बन रहा है, वैसे एकदम से क्या होगा, एंड्रोजन का लेवल बढ़ गया। बताया था मैंने, एंड्रोजन क्या करेंगे, ये एंड्रोजन रिलीज करेंगे। ठीक है, अगर वो रिलीज करेंगे तो अगर ग्राफ दिखाएंगे तो उस ग्राफ में क्या होगा, एंड्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। बताओ, क्लियर? बताइए, इतनी बात क्लियर? यहां पर एक मिनट, हाँ यहां पर ये भी ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन लेवल है, ये एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन, दोनों में कंफ्यूज है इसलिए एस्ट्रोजन याद करना है। प्रियंका ने सही लिख दिया, यहां पर क्या ये एस्ट्रोजन है। ठीक है प्रियंका, अब याद आ गया? ठीक, सही कर देना इसको। ठीक है, सब बताओ, क्लियर है इतनी बात? यहां तक क्लियर है? अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसको यहां पर क्लियर करो। क्या हुआ है ये देख लो। मैंने कहा यहां पर पहले रोल लिख दो कि क्या क्या परिवर्तन हुए। एफएसएच एलएचएस काम करेगा, अंडपुटिका पे काम करेगा। ठीक है, अंडपुटिका जैसे जैसे वृद्धि करेगी वैसे वैसे वो क्या कर रही है, एस्ट्रोजन का स्राव कर रही है, एस्ट्रोजन स्राव हो रहा है। ठीक है, अगर हम गर्भाशय का देखेंगे, गर्भाशय की परत देखेंगे तो जब पहला रजोदर्शन स्टार्ट होता है तो वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। टूटने के कारण क्या होगा, वो रक्त के रूप में वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है और ये प्रोसेस 3 से 5 दिन तक चलती है। 5वें दिन में यहाँ पर फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, ग्रो करने लग रहे हैं। ठीक है, अब एस्ट्रोजन देखो, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है तो एस्ट्रोजन कहां जाकर के रिएक्ट कर रहा है, गर्भाशय परत पर कर रहा है। गर्भाशय परत में ये जाकर के क्या करेगा, गर्भाशय की परत को बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, यहां पर वापस से गर्भाशय की परत बननी स्टार्ट हो जाएगी। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? वापस से क्या हो रहा है, गर्भाशय की जो परत है वो वापस बढ़ने लग गई। ठीक है, लेकिन यहां पर ये एंड्रोजन कहां जाकर के एक्ट करेगा, ये एंड्रोजन वापस एलएचएस और एफएस के लेवल को गिरा देता है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इनके लेवल को गिरा दिया। ये इन पे जाकर, वो हमने इनहिबियन की प्रोसेस पढ़ी थी ना, याद रखोगे, इनहिबियन। इनहिबियन कौन कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, धीरे धीरे उस प्रोसेस को रोकने का काम कर रहा है। अब देखो, अब ये बनते तो रहेंगे नहीं ना, एक टाइम आ गया, टर्सरी आ गया है और ग्राफियन पुटिका भी बन गई है। यहां पर ये देखो, ग्राफियन फॉलिकल भी बन गया है, तो अब इससे आगे तो कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, इनहिबिन कर रहा है, एलएच और एफएसएच को रोकने का काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर, सबको क्लियर हो गई है? ठीक है, अब चलो आगे। अब देखो, पहली वाली प्रवस्था क्या थी, ये रक्त स्राव की प्रवस्था थी। ठीक है, दूसरी प्रवस्था क्या आई, पुटीय प्रवस्था आ गई। चलो, ये आ गई है पुटिका प्रवस्था, यहां पर पुटिका ग्रो कर रही है। तीसरी प्रवस्था हमने अंडोत्सर्ग की पढ़ी। अब अंडोत्सर्ग में क्या होता है, ठीक है, अंडोत्सर्ग की क्रिया में क्या होगा, ये ग्राफियन पुटिका। अब यहां पर सडनली से क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा वो। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, एकदम से बढ़ जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से ये डायग्राम को दिखाया गया है।
ये पहले इस प्रकार से जा रहा था और एकदम से यहाँ पर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ गया, जिसके कारण क्या होगा, जैसे इसका लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ऊंचा चला जाएगा, इससे ऊंचा जाएगा वैसे, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं बना नहीं पा रही हूँ, जैसे ऊपर जाएगा तो ये ग्राफियन पुटिका है, ये फट जाती है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी। अब जैसे ये फट जाती है तो इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है ना, वो रिलीज होकर के कहां चले जाएगा, जो फिमरी थी, फिमरी ने इसको पकड़ना है और सीधा फैलोपियन ट्यूब में लेके जाना है। क्लियर? तो यहाँ पर वो क्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर तीसरी क्रिया क्या आ गई है, अंडोत्सर्ग की क्रिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो ग्राफियन पुटिका है वो एकदम से एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया, ठीक है। अब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया तो वहां पर वो क्या करेगी, एफएसएच और एलएचएस के लेवल को भी बढ़ा देती है। अब देखो यहाँ पर एलएचएस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एफएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया कर देते हैं, अंडोत्सर्ग की क्रिया कर लेंगे। अब क्या होगा, जैसे क्या ग्राफियन पुटिका फट गई, इससे जो सेकेंडरी oocyte था, द्वितीयक अंडक था, वो बाहर निकल गया और वो अंडोत्सर्ग की क्रिया यानी कि क्या होगा, ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में चला गया, ठीक है। अब शेष भाग बचा होगा, कुछ पिचक गई होगी ये ग्राफियन पुटिका, ये शेष भाग बच गया है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम यानी कि पीत पिंड, ठीक है। तो ये शेष भाग यहां पर रह गया है, ये इस प्रकार से गुहा जैसी संरचना, इसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम, ठीक है, यानी कि पीत पिंड कहते हैं। बताओ क्लियर इतनी बात। अब पीत पिंड आ गया है तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, मैंने कहा नहीं प्रसव वाला हार्मोन्स होता है, अभी तक इसका लेवल क्या है, नीचे ही गिर रहा है। जैसे कॉर्पस लूटियम आय बना तो ये भी क्या हो गया, इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, अब ये क्या करेगा, और अधिक मात्रा में गर्भाशय की परत को, जो एस्ट्रोजन बना रहा था वो तो बना ही रहा था, लेकिन यहाँ पर गर्भाशय की परत को क्या करेगा, और ज्यादा बनाना स्टार्ट कर लेता है। क्लियर? इसको लगता है कि कोई प्रेगनेंसी हो जाएगी, शुक्राणु आ गया है, तो अब क्या होगा, मुझे तैयार हो जाना है, गर्भाशय की परत को और मजबूत करना है, क्योंकि बाद में जब युग्मनज बनेगा उसके बाद वो इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि उसका अंतःरोपण होगा वहां पर, तो वो वहां पर रहेगा, गर्भाशय की परत को इसके लिए मजबूत होना बहुत आवश्यक है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉर्पस लूटियम बन गया, उसने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्राव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ये क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्राव को बहुत अधिक बढ़ा रहा है, जिस कारण क्या हुआ, गर्भाशय की परत और ज्यादा मजबूत बन गई। तो यहाँ पर कौन सी प्रवस्था आ गई, पीत पिंड वाली प्रवस्था आ गई, पीत प्रवस्था हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। चौथी प्रवस्था भी आ गई, पीत प्रवस्था आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेचारा कॉर्पस लूटियम वापस क्या कर रहा होगा, यहाँ पर जाकर के जो एलएचएस और एफएचएस है इसमें कार्य करता है। वो जो एलएचएस की मात्रा जो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण ये ग्राफियन पुटिका फूट गई थी, ये क्या करेगा, इस पे नेगेटिव फीडबैक देता है, यानी कि वो उसको रोकने का काम करेगा कि एलएचएस के लेवल को कम करता है। पर उसको ये नहीं पता कि अगर एलएचएस का लेवल कम हो जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा, और अगर वो मर गया तो फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित कौन करेगा, ठीक है। और अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो यहाँ पर गर्भाशय की परत को कौन बनाएगा। क्लियर? तो जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलएचएस का लेवल वापस गिरने लग जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, कॉर्पस लूटियम खत्म हो जाएगा। कॉर्पस लूटियम खत्म हो गया तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका लेवल। क्लियर? और जैसे यहाँ पर क्या हो गया, अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल कम हो गया तो धीरे धीरे गर्भाशय की परत वापस 28 से 30 दिन में वापस टूटने लग जाती है, ठीक है। और वापस से रजोदर्शन स्टार्ट हो जाता है। ये इतने दिन का काम चला और वापस रजोदर्शन स्टार्ट हो गया। बताओ क्लियर इतनी बात, जल्दी बताइए किस प्रकार से। देखो यहाँ पर पहले स्टार्ट हुआ, कौन सी डेट को हुआ, 3 से 5 दिन में हुआ। 3 से 5 दिन के बीच में यहाँ पर क्या हुआ, लगा लो 5 से 7-8 दिन या 10-12 दिन तक, हाँ 12 लगा दो, 12 दिन तक ये पुटीय प्रवस्था चली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ग्राफियन पुटिका बन गई। 14वें दिन में यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई, अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ,
अब कितना दिन आ गया, 20-25वां दिन आ गया है। यहाँ पर क्या होगा, अगर प्रेगनेंसी होगी तो यहाँ पर गर्भाशय की परत, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस लूटियम तो अपना काम कर रहा होगा और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को वहां पर और ज्यादा रिलीज करेगा जिससे गर्भाशय की परत बनी रहे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं हुआ कोई ऐसी रिएक्शन, शुक्राणु नहीं आया, तो यहाँ पर क्या कर देगा, ये पीत पिंड जो होगा वो नेगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट कर देगा, एलएच के लेवल को गिरा देगा, जिससे इस पे फर्क पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल कम होता रहेगा और धीरे धीरे ये खत्म कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस चलती है। बताइए, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी oocyte कैसे बाहर निकला था, तो ये मैंने बता दी कि जैसे एलएचएस का लेवल हाई चला गया। सबको क्लियर हुआ? ठीक। अब कुछ बच्चों ने आज की क्लास ज्वाइन करी है तो थोड़ा पीछे का याद करना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में और लेके आती हूँ आपके लिए। हार्मोन्स वाला आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको देखना है, जैसे कि क्या बना है हमारा, पहली प्रवस्था क्या थी, यहां पर हम देखेंगे पहली रक्तस्राव थी, है ना। रक्तस्राव की प्रवस्था थी, 3 से 5 दिन की ये प्रोसेस थी। यहां पर क्या हो रहा था, गर्भाशय अंतःस्तर टूट रहा था, स्तर टूट रहा था, ठीक है, टूट रहा था, क्लियर। तो ये रक्त के रूप में निकलेगा, ये वजाइना के थ्रू, ठीक है ना। और यहां पर एक और क्रिया क्या हो रही थी, एलएचएस और एफएसएच का लेवल हाई था, तो हाई को मैं ऊपर तीर करके दिखा देती हूं, ठीक। सेकंड प्रोसेस क्या थी, हम सेकंड प्रोसेस में आ जाए, वो क्या थी, पूटीय प्रवस्था। पूटीय प्रवस्था में क्या हुआ, हमने देखा कि यहां पर प्राथमिक पूटक, यहां पर मैं प्राइमरी फॉलिकल लिखती हूं, वो बड़ा हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल में बदला, फिर सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल में बदला और टर्सरी से वो ग्राफियन फॉलिकल में बदला, पूटक में बदला, ठीक है, ग्राफियन पूटक में। इतनी बात क्लियर थी। और यहां पर साथ साथ क्या क्रिया हो रही थी, जैसे ये सेकेंडरी और टर्सरी बन रहा था तो ये क्या रिलीज कर रहे थे, एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज कर रहे थे। इतनी बात क्लियर, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा, गर्भाशय की परत को भी बनाए रखेगा, इसका काम भी वही है कि यहां पर ये भी क्या करता है, उसकी परत को बनाए रखता है, क्लियर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा हमने कहा अंडोत्सर्ग की क्रिया प्रवस्था, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग की प्रवस्था में क्या होगा, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये वापस से नेगेटिव फीडबैक देने लग जाता है एलएचएस और एफएसएच को, ठीक है। एकदम से अंडोत्सर्ग प्रवस्था में क्या होगा, एलएच का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ये हाई दिखा रही हूं मैं, ठीक है। जैसे ये हाई हो जाएगा इसके कारण क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है वो टूट जाता है, ठीक है। जैसे वो टूटेगा उससे क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन हो जाएगा। और ये क्या, ग्राफियन फॉलिकल जो बदल गया है ये कॉर्पस लूटियम में बदल गया है, ठीक है, कॉर्पस लूटियम में बदल गया। और ये क्या करेगा, ये आपका हार्मोन स्रावित करता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल उस टाइम पे बहुत हाई हो जाएगा, तो यहां पर ये हाई करके दिखा दो, क्लियर इतनी बात, ठीक। अब देखो यहां पर चौथी जो प्रोसेस होगी वो किसकी हो रही है, पीत पिंड की हो रही है, तो पीत पिंड प्रवस्था। अब देखो ये बेचारा कॉर्पस लूटियम ने सोचा कि मैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का श्रवण करता रहूंगा, ठीक है, अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगी, पीत पिंड प्रवस्था में निषेचन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल गिर जाएगा, है ना। तो यहां पर लिख दो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल गिर गया।
अब अगर लेवल गिर गया तो इससे क्या होगा, जो भी गर्भाशय की परत होगी, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे यहां पर गर्भाशय की परत टूटने लग जाती है, टूटने लगेगी और वापस से क्या स्टार्ट हो गया है, रक्तस्राव की प्रोसेस, जो कि योनि द्वार के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो गई, ये 3 से 5 दिन में चला, ठीक है। इसको मानो आप 5 के बाद से लगभग 12-13 दिन तक ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। अंडोत्सर्ग की क्रिया 14वें दिन में होती है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, तो हर महिला में अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। 14 वर्ष होती है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है 13 से 17 वर्ष नहीं, सॉरी, दिन, हाँ वर्ष पहुंच गए, मैम ने हमें वर्ष में पहुंचा दिया, इतने में तो वो चली जाएगी, दिन, ठीक है। ये बुक में 14वां दिन लिखा रहता है, लेकिन आपने क्या देखना है 13 से 17 दिन के बाद में, ठीक है। इस टाइम पे अगर अंडोत्सर्ग, यहाँ पर क्या होता है, जो अंडाणु होगा वो इस दिन में फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। और वो फैलोपियन ट्यूब में भी ना ज्यादा देर तक वो शुक्राणु का वेट नहीं करेगा, उसको मतलब ही नहीं है शुक्राणु से। अगर शुक्राणु 24 घंटे के अंदर आ गया तो वो वहां पर निषेचित हो जाएगा, और अगर 24 घंटे के अंदर शुक्राणु नहीं आया तो वो खुद को समाप्त करके चला जाता है, देख रहे हो। और अगर बेल की बात करेंगे शुक्राणु ना, तो शुक्राणु 48 घंटे तक वेट करेगा कि कोई ओव्यूलेशन की क्रिया हो जाए ताकि मैं उससे निषेचित हो जाऊं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर अंडाणु नहीं आया तो फिर वो शुक्राणु मर जाएगा, और अगर अंडाणु आ गया उन 48 घंटे के बीच में तो वहां पर निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो ये प्रोसेस समझ रहे हो, अंडाणु ज्यादा वेट नहीं करेगा, 24 घंटे वेट करेगा। लेकिन अगर 1-2 दिन पहले क्या हुआ होगा, क्योंकि 48 घंटे का बात करिए तो 1-2 दिन पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा, क्लियर, अगर वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा तो शुक्राणु तो प्रेजेंट है ना, क्योंकि उसका लाइफ टाइम तो 48 घंटे है, और अगर अंडाणु आ गया चलते हुए तो शुक्राणु क्या हो जाएगा, उससे निषेचित हो जाएगा। क्लियर आ गई ये बात, बताइए अब क्लियर है, ये सारी प्रोसेस आपकी इसमें बता गई है। बताइए जल्दी जल्दी क्लियर बोलिए, फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, आगे थ्योरी बताती हूँ, इसलिए आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई, रक्तस्राव की क्रिया पढ़ी है, लेकिन हम अगले जब क्लास पढ़ेंगे तो समगर्भता के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन यानी कि कॉर्पस लुटियम बना रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल भी हाई होगा, जिससे गर्भाशय की अंतःपरत बनी रहेगी, क्लियर। और अगर वहां पर शुक्राणु और अंडाणु निषेचित हो गए हैं, वो युग्मनज बनाएंगे, उनमें बहुत सारा विभाजन होगा, 7 दिन के पश्चात वो कहाँ आएंगे, गर्भाशय की परत पर आ जाते हैं, और वहां पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, उसके पश्चात आगे की क्रिया होगी, बच्चा बनेगा, ठीक है। ठीक, अब देखो चलते, ये प्रोसेस देखो, ये इस प्रकार से इस चार्ट को समझा रखा है। मैंने क्या कहा है, पीयूष ग्रंथि से स्रवित, आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो, हाँ, क्योंकि अगर दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा सा देख लो, बाकी बुक में आ जाएगा आपकी पीडीएफ में। देखो यहाँ पर एफएसएच और एलएचएस हार्मोन्स है। पहला जब अंडोत्सर्ग कौन सी क्रिया हो रही है, रक्तस्रवण की क्रिया है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये गर्भाशय घटना में क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे परत टूट रही है, ठीक है। अभी तक अंडाशय हार्मोन्स की बात करें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये सीधी लाइन जारी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अंडाशय की घटना में पूटिकाओं की बात करें तो पूटिकाएं क्या हो रही है, वृद्धि कर रही है। पहली प्राथमिक पूटिका थी, द्वितीयक पूटिका में परिवर्तित हुई, फिर तृतीयक पूटिका में प्रवृत्ति हुई। जब वो तृतीयक पूटिका में परिवर्तित हो रही है, सेकेंडरी द्वितीयक, साथ साथ में वो क्या कर रही है, एंड्रोजन का स्राव कर रही है। तो यहाँ पर एंड्रोजन का लेवल उठ गया, क्योंकि अब उसका स्राव हो गया है। एंड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर गर्भाशय की परत को बनाए रख रहा है। इतनी बात क्लियर। अभी क्या हो गया, लेवल वापस, मैंने कहा ना जो एंड्रोजन होगा वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, किसको, एफएसएच और एलएच के लेवल को कम कर देगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्राफियन पूटिका बन गई है, तो यहाँ पर एकदम से एलएच का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण एलएचएस अगर हाई हो गया तो ग्राफियन पूटिका फट जाती है, और जो ओवम उसके अंदर प्रेजेंट है वो रिलीज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। और साथ ही साथ में यहाँ पर कॉर्पस लुटियम भी बन गया है, क्लियर। कॉर्पस लुटियम क्या कर रहा है, देखो कॉर्पस लुटियम बन गया तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो अभी तक चुप बैठा था उसका लेवल एकदम से हाई हो गया है, और वो क्या काम करेगा, यहाँ पर गर्भाशय की परत को और ज्यादा बनाने की काम कर रहा है। इसलिए देखो इतनी जल्दी जल्दी गर्भाशय की परत बन रही है ना यहाँ पर।
और फिर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर क्या हुआ, अब मैंने कहा कॉर्पस लूटियम भी क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है LHS और FSH के स्रवण को। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे LHS और FSH का स्रवण कम हो गया, वापस क्या होगा, इसका प्रभाव सीधा आपके पीतपिंड में पड़ता है, पीतपिंड नष्ट हो जाएगा, जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रवण कम हो जाएगा। इसका स्रवण कम हो गया तो गर्भाशय परत टूटने लग जाती है, और टूटना यानी कि रक्तस्राव की वापस क्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, समझ गए, आगे चलो। अब आगे हम थ्योरी से समझते हैं। अब पेपर में कैसा आता है, आपको ऐसी हेडिंग बना के लिखना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले रक्त स्रवण की प्रवस्था को समझते हैं। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रवस्था से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रक्तस्राव कहते हैं, ठीक है। यानी कि रक्तस्राव होता है क्योंकि गर्भाशय की परत जो पेन वगैरह होता है ना, वो इसी वजह से होता है, गर्भाशय की परत टूट रही होती है, समझ गए, ठीक है। ये कौन से 3 से 5 दिन तक चलती है। गर्भाशय से इस रक्त स्रवण का कारण क्या है, गर्भाशय के अंतःस्तर की परत और उसकी रक्तवाहिनी, गर्भाशय के अंदर अंतःस्तर है, उसके अंदर रक्तवाहिनियों से मिलकर बना है, रक्तवाहिनियों के नष्ट होना है, जो कैसे रूप में आएगा, एक तरल रूप धारण करके आएगा, कहां से, योनि मार्ग से बाहर आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। यहां पर ये डायग्राम देख लो, ये क्या है, एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये ग्रीवा है, और यहां पर क्या होगा, ये रक्त के रूप में योनि मार्ग से बाहर आता है, ठीक है। जैसे जैसे ये परत टूटेगी, ये रक्त स्रवण की क्रिया, तो ये क्या हो रहा है, योनि मार्ग से बाहर आ रहा है। क्लियर, 3 से 5 दिन में। अब देखो, रजोधर्म तभी आता है जब अंडा मोचित नहीं होता है। अभी कॉर्पस लूटियम वाली बात बताई थी ना, अगर अंडाणु निषेचित हो गया, ठीक है, उसके बाद ये परत क्या होगी, बनी रहेगी, तब यहां पर क्या है, कोई रज्जोदर्शन की क्रिया होगी नहीं, ठीक है। अगर निषेचन की क्रिया हुई और नहीं हुई तो यहाँ पर ये प्रवस्था चलती रहेगी, ठीक है। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भ धारण का संकेत है, लेकिन अब जरूरी नहीं है, बहुत सारों का खान पान मैंने जैसे बताया है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ये बातें ध्यान रखनी है। अब दूसरी अवस्था आ गई पूटी अवस्था में, तो पूटी अवस्था देख ले। पूटी अवस्था में क्या होगा, देखो आर्तव प्रवस्था के बाद पूटीय प्रवस्था आती है। इसमें क्या होगा, इस प्रवस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर जो प्राथमिक पूटक, अंडाशय के भीतर, ठीक है, इसको यहां पर सही करना, ये है अंडाशय, अंडाशय के भीतर प्राथमिक पूटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफियन पूटिका में बदल जाता है। इतनी बात क्लियर है। इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोद भवन, पॉलीफिरेशन, यानी कि क्या हो रहा था, वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, है ना, पॉलीफिरेशन स्टार्ट हो जाएगा और गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाएगी। किसके कारण, क्योंकि ये क्या करेगा, साथ साथ में एस्ट्रोजन का स्रावण करेगा, और पचरोद भवन क्या कहलाता है, गर्भाशय की अंतःस्तर वापस बनने लग जाएगा एस्ट्रोजन की प्रेजेंट पे। ये बात क्लियर। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि के स्तर में बदलाव करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि LHS का लेवल वापस से कम होने लग गया था, FSH का लेवल कम हो गया था, है ना। प्राथमिक पूटिका जब बन रही थी तब बहुत हाई हो रहा था, ये बात भी क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं, चौथी आती है, तीसरी आएगी अंडोत्सर्ग की क्रिया, ठीक है। तो देखो, अंडोत्सर्ग की क्रिया में क्या होता है, यह स्राव पूटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पूटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्राव को उत्तेजित करता है, ठीक है। जहां पर क्या होगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया में एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, ये तो हो रखा था, उस टाइम पे ग्राफ बहुत ऊंचा जा रखा था। अब ये एस्ट्रोजन कहाँ काम करेगा, LHS और FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य में, यानी कि 14वें दिन में क्या होगा, अपनी उच्चतम स्तर पर आ जाता है। तो यहाँ पर LHS का लेवल ज्यादा होता है FSH के कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर किसका लेवल ज्यादा है, LHS का। अब देखो, मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है, इसको आप LH सर्च कहते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, LH सर्च क्या होता है, अंडोत्सर्ग क्रिया के दौरान LHS की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, LH सर्च कहते हैं। अब ये क्या करेगा, मैंने बताया कि LH का काम क्या होगा, ग्राफियन पूटिका को फाड़ना, उसको तोड़ेगा, जिसके कारण जो उसके अंदर अंडाणु बचा है वो क्या होगा, बाहर मोचित हो जाएगा, यानी कि अब वो
फिमरी के द्वारा पकड़ लिया जाएगा और वो कहाँ ले जाएगी, उस अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ले जाएगी और इस क्रिया को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। बताओ इतनी क्लियर? इस प्रोसेस को एक बार देख लो। हमने ये बनाई, फिमरी है ये हमारी, है ना। अब ये देखो, ये भी ध्यान रखना है हर महीने अलग अलग अंडाशय में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। कभी इसमें होगी राइट वाले में, कभी लेफ्ट वाले में होगी, तो अलग अलग होती है, ठीक। अब देखेंगे अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या हुई, जैसे ग्राफियन पुटिका था वो फटा तो यहां से क्या हो गया, एग रिलीज हो गया, बाहर आएगा वो, तो ये फिमरी है वो उसको पकड़ेगी, फिमरी उसको पकड़ करके कहां ले जाएगी, इस एम्पुला वाले भाग में ले जाती है। ये क्रिया कहलाती है अंडोत्सर्ग की क्रिया। क्लियर? ठीक, आगे चलेंगे। अब देखो लास्ट कौन सी प्रवस्था है, पीत प्रवस्था। पीत प्रवस्था में क्या होता है, देखो अंडोत्सर्ग जैसे हो गया के पश्चात पीत प्रवस्था आ जाती है। मैंने कहा ना जो शेष ग्राफियन पुटिका है वो अब क्या कहलाएगी, कॉर्पस लुटियम कहलाती है, यानी कि पीत पिंड कहलाती है। जो भाग बच गया है वो पीत पिंड का रूप धारण कर लेगा। यह पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। आपने देखा कि उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल अप हो गया था, हुआ था, क्लियर। तो यहाँ पर लेवल अप हो गया जो कि गर्भाशय अंतर स्तर को बनाए रखेगा। वो क्या कर रहा है, गर्भाशय के अंतर स्तर को बनाए रखने का काम कर रहा है, क्योंकि इस बेचारे को ये लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी तो बच्चा उसमें ठहर जाएगा, ठीक है। उसको पता नहीं है कि अगर नहीं हुआ निषेचन की क्रिया तो वो बेचारा तो फिर वहां पर नेगेटिव प्रभाव भी डाल रहा है। देखो इस प्रकार गर्भाशय अंतर स्तर निषेचित अंडाणु के अंतःरोपण तथा संगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो, ठीक, यहां पर क्या है, गर्भाशय है, ये गर्भाशय की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर क्या है, गर्भाशय का अंतर स्तर को बनाए रखने का काम कौन कर रहा है, इसने यहां पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ठीक है। अब यहां पर निषेचन की क्रिया हो गई, ये क्या होगा 7 से 8 दिन में, क्योंकि इसमें भी अभी बहुत सारा विभाजन होता है, मोरुला प्रवस्था, ब्लास्टुला, ये सारी प्रवस्था आप पढ़ोगे। जब ये 7 दिन के पश्चात यहां पर आएगा, ठीक है, ये युग्मनज यहां आएगा और उसके बाद वो गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं अंतःरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन। और जब अंतःरोपण हो जाता है तो उसे हम संगर्भता कहते हैं, यानी कि महिला ने गर्भ धारण कर लिया है। क्लियर इतनी बात? ठीक। अब देखेंगे संगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है। एक बार अगर यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो गई तो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर टूटेगी तो है ही नहीं गर्भाशय की परत, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जितने भी जो रक्त स्राव की क्रिया थी यानी कि जो आर्तव मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक गया है अगर निषेचन की क्रिया हुई, ठीक है। इस समय रजोधर्म नहीं होता है, ठीक। अब देखो स्त्री में यह आर्तव चक्र क्या होगा, 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था, इस स्थिति को हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार रजोधर्म से लेकर के रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। यानी ये जितना भी बीच का टाइम है, जब से रजोदर्शन स्टार्ट हुआ है रजोधर्म तक, इस टाइम पे कोई भी महिला गर्भ धारण कर सकती है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, निषेचन हुआ तो करेगी, और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, वो फिर मां नहीं बन सकती जिसमें रजोधर्म नहीं पाया जा रहा है। क्लियर?